एसीसी के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम तो पूरी जान मार रहे हैं पर स्टिल पेपर नहीं निकल रहे हैं। नॉर्मली एसीसीए और सीए में वो स्टूडेंट जाता है जो इंटर में ऐसी परसेंटेज लेकर आया होता है कि उसको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता। आप क्या रिकमेंड करेंगे आज के स्टूडेंट को अगर कोई जीरो से एसीसी स्टार्ट कर रहा है? 11 बजे सोएं और सुबह 6 बजे उठें और दिन भर पढ़ें, तो अगर आपका उसके बाद भी एसीसीए का पेपर ना निकले तो फिर आप में कोई इशू है। आज के गेस्ट एक ऐसे यंग अचीवर हैं जिन्होंने फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनाया, अपनी कमबैक स्टोरी बनाया। सिर्फ 17 महीनों में पूरा एसीसीए कंप्लीट किया, हर पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और अब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को इंस्पायर कर रहे हैं। इनकी जर्नी प्रूव है कि माइंडसेट स्ट्रांग हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। प्रेजेंटिंग यू मोहम्मद मुइज शेख। स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी के दरमियान क्या डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसी कोई बात हिट कर जाती है कि मुझे कोई आके ऐसा बंदा बोलते कि भाई तुम सीए कर ही नहीं सकते, तो शायद मैं ये भी शुरू करके वो भी खत्म कर दूं। 8 साल ऐसे ही अंधेरे में गुजर गए, पता नहीं लगा, या फिर कोई डायरेक्शन थी? कभी अमेज़ॉन कर रहे हैं, कभी शॉपिफाई कर रहे हैं, कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मैं हर चीज़ में फेल ही था। टीचर अपने ज़ाती बदले के रविश के अंदर स्टूडेंट्स के साल ज़ाया कर देते हैं। ऐसा केयू में तो खास तौर पे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जुल्म से खामोशी से सफ़र ही कर रहे हैं या कोई आवाज़ भी उठाता है? जुल्म हो रहा है और बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो घर पे बोलेगा तो घर वाले बोलेंगे नहीं, तुम जो है वो खुद तुमने कुछ करा होगा। जिम की ज़िंदगी ने आपको मेंटली कैसे तब्दील किया? ये चीज़ मांगती है आपका टाइम, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब सारी चीज़ें अगर आप है तो फिर एक आप प्रॉपर अपनी फिट बॉडी रख सकते हैं। कौन सा ऐसा मोमेंट आया जिसने आपको पुश किया कि नहीं अब जिम की लाइफ से वापस प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है? बस ये एक लाइन जो थी ना कि तुम एसीसी कर लो तो तुम्हारे बाहर निकलने के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो मेरे ये बात क्लिक करी। आपका मानना ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो टीचिंग स्टाइल और एजुकेशन सिस्टम है? बिल्कुल है। कोई डाउट ही नहीं है, एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। आपने केयू से अपने सफ़र का आगाज़ किया बट डिग्री मुकम्मल नहीं कर सके, तो क्या चैलेंजेस रहे, क्यों ऐसा हुआ? सर बेसिकली मैं जो था वो कभी भी 9 to 5 जॉब करना नहीं चाहता था। तो अगर आपको एक डिग्री है जियोलॉजी के नाम से, मेरे एक रिलेटिव हैं वो भी जियोलॉजिस्ट हैं, तो वो ऑफशोर रिग पे काम करते थे। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था कि वो 1 महीना काम करते हैं फिर 1 महीना उनका ऑफ होता है। तो इस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर मैंने सोचा कि मैं भी जो है वो जियोलॉजी में एडमिशन लूँगा और 1 महीना काम करूँगा और 1 महीना ऑफ करूँगा। 1 महीना मतलब ज़्यादा, अगर मुझे हार्ड वर्क भी करना पड़े तो इशू नहीं। फिर 2015 में मैंने स्टार्ट किया और मैं एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। मैंने इंटर भी आदम जी से करा है, लेकिन जब वो 2016-17 में ऑयल इंडस्ट्री कोलैप्स हुई तो उन्होंने भी जो है वो बोला कि भाई अब जो है वो आप देख लें और हम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जियोलॉजी से आप इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा। देन फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो एंजॉय करना शुरू कर दी अपने दोस्तों के साथ। और इसी में जो है फिर वो एक टीचर थे हमारे, नाम मैं नहीं लूँगा उनका, केयू में है अभी भी, तो उनसे मेरी थोड़ी सी कुछ हो गई थी। जो यंग एज थी, 21 का होऊंगा मैं उस टाइम पे, या और छोटा होऊंगा, 21 होऊंगा आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें पास तो किसी सूरत नहीं करूँगा, तुम कुछ भी कर लो। अब तो शायद वो भूल भी गए होंगे ये बात, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात बोली थी। फिर मेरा एक ही पेपर था जो 8 साल से पिछले रुक रहा था, 2017 में मैंने दिया था और अब वो 2026 में मैंने अभी दोबारा दिया है और अब वो जाके पास हुआ है और अभी भी वो पासिंग मार्क्स से ही हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं जियोलॉजी पढ़ा 2017 तक। उसके बाद जब पेपर नहीं निकल रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने करियर स्विच कर लिया था अपना, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कभी भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता था और अभी भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा करियर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे करना पड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो करियर अपना जिम में बनाता हूँ और एज अ फिटनेस ट्रेनर। फिर मैंने एज अ फिटनेस ट्रेनर जर्नी स्टार्ट करी। इस टाइम में मैं एक जगह, जो मैंने आपको बताया कि मेरे रिलेटिव हैं जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे उसमें ऑफ़र भी करी कि आप यहाँ पे काम करें, लेकिन मेरे लिए एक लैपटॉप के सामने बैठ के और इस तरह काम करना उस एज पे तो ख़ास तौर पे इम्पॉसिबल था। तो फिर मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग की तरफ चला गया और मैंने 10 साल जो है वो ट्रेनिंग करवाई और एज अ बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर जो है वो काम किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी एकदम छोड़ देने के बाद आपके जहन के अंदर भी क्लैरिटी नहीं होगी कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये 8 साल ऐसे ही अंधेरे में गुजर गए, पता नहीं लगा, या फिर कोई डायरेक्शन थी कि नहीं अभी मैं ये करता हूँ, बाद में सोचूंगा ज़िंदगी में क्या करना है? एक प्रॉपर डायरेक्शन तो नहीं थी, क्योंकि फ़िटनेस ट्रेनिंग को एज अ अपना मैंने प्रोफेशन बना लिया था और उसमें जो है मैं अर्निंग भी अच्छी कर रहा था। लेकिन उसके साथ साथ जो है मैं दूसरी चीज़ें भी जो है मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ मिलके करता रहता था कि कभी अमेज़ॉन कर रहे हैं, कभी शॉपिफाई कर रहे हैं, कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली मैं हर चीज़ में जो है वो फेल ही था। बस फिटनेस एक ऐसी चीज़ थी, एज अ प्रोफेशन में उसको कैरी ऑन रखा हुआ था कि उससे
जो है वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन क्लियर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त दिमाग में बस यही था कि अभी जिम ट्रेनर हैं, एक टाइम आएगा उसके बाद जिम कर लेंगे अपना। लेकिन प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं था कि मैं करियर स्विच करने का सोचूं या कुछ और ऐसी चीज़ डिसाइड करूं। पार्ट टाइम में जो आपने देखा होगा चीज़ें आती रहती हैं कि आप अमेज़ॉन शुरू कर दें, इसमें ये है फेसबुक से लोगों से इंस्पायर्ड होके कि आप शॉपिफाई कर लें, आप ट्रेडिंग कर लें। ये हमने बहुत किया है, लेकिन उसमें कोई हमें जो है वो सक्सेस नहीं मिली। आपको भी लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शायद ये ज़्यादती होती है कि जैसे कि आपने टीचर का तस्करा किया कि शायद टीचर अपने ज़ाती बदले के रविश के अंदर स्टूडेंट्स के साल ज़ाया कर देते हैं, या फिर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ही कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं? सर ऐसा बिल्कुल है कि देखिए बच्चा तो स्टूडेंट है। टीचर जो होता है वो हमने बचपन में ही सुना था कि रूहानी बाप होता है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो अगर किसी बच्चे के साल ज़ाया कर रहे हैं, चले अगर उन्होंने कुछ बच्चे ने करा भी, बच्चा तो बच्चा ही है, वो तो बच्चे वाली हरकत ही करेगा। लेकिन ऐसा KU में तो ख़ास तौर पे होता है। हमने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने हमें बगैर कुछ करे भी पास किया है और करने के बाद भी पास किया है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने बोला कि नहीं अब तो आप यहीं रहेंगे। और साल ज़ाया करने वाली बात हुई तो आई थिंक वो कंसिडर भी नॉर्मली जो मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो ये हरकत करते हैं वो मोस्टली PhD होते हैं। तो वो पढ़ के या तो उनको ज़्यादा हो चुका है कि वो उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते, इमोशंस अगर मैं बोलूँ ख़त्म हो जाते। तो ये ज़्यादती तो है कि KU में तो ख़ास तौर पे, बाकी मुझे एजुकेशन सिस्टम का नहीं पता। तो आपको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जुल्म से खामोशी से सफ़र ही कर रहे हैं या कोई आवाज़ भी उठाता है? सर आवाज़ अब तो खैर फेसबुक वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया तो चीज़ें होती भी होंगी, मेरी नज़र में तो नहीं आई। लेकिन बच्चे को सोचना चाहिए और करना भी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अगर कोई टीचर आपके साथ ऐसा कर रहा है कि वो बार बार आपको फेल कर रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी आपकी स्टोरी की वजह से कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था, लेकिन जुल्म हो रहा है और बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो घर पे बोलेगा तो घर वाले बोलेंगे नहीं तुम जो है वो खुद तुमने कुछ करा होगा, क्योंकि आपको पता है ओल्ड माइंडसेट तो यही है कि नहीं टीचर तो सही है, आपकी ही गलती होगी। तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा या अगर उससे कुछ नहीं हो रहा तो उसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकता है। तो मेंटली तो बंदा सफ़र होता है यार कि ये एक ऐसा बहुत छोटा सा पेपर था वो, लाइक मैंने अपने 3 साल की जो ग्रेजुएशन थी उसमें टोटल 30 पेपर होते हैं, तो 29 मेरे पास हो गए और वो एक पेपर जो है मैं पहले उसको नॉर्मल मैंने पेपर दिया, वो फेल हो गया, फिर मैंने अटेंडेंस लेके दिया दोबारा, फिर वो दोबारा फेल हो गया। तो इस तरह मैं 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट करी। उसके बाद फिर मैंने भी एक टाइम आया कि गिव अप कर दिया कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ कि ये पेपर मुझसे निकले। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2019, उस वक्त तो खैर ACCA का कोई मेरा प्लान भी नहीं था। ज़िंदगी ने फोर्स किया जिम की तरफ जाने के लिए। 2016 में आ गया था जिम में, 2015 और के तो इस जिम की ज़िंदगी ने आपको मेंटली कैसे तब्दील किया? सर मेंटली मुझे इस तरह तब्दील किया कि देखें जो भी जिम करता है या जो भी इस स्पोर्ट्स से इंगेज है उसको पता होगा कि ये जो चीज़ है ये कंसिस्टेंसी के बगैर पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक दिन मोटिवेट हुआ हूँ तो आज उठ के जिम चले जाता हूँ और कल फिर छुट्टी कर लूँगा, फिर परसों चले आता हूँ। ये चीज़ मांगती है आपको टाइम, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब सारी चीज़ें अगर आप है तो फिर एक आप प्रॉपर अपनी फिट बॉडी रख सकते हैं। वरना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर मंडे को जिम तो ज्वाइन करते हैं लेकिन वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक नहीं आते। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो ये था कि मैं एक तो कंसिस्टेंसी मेरे अंदर आ गई इस चीज़ से, क्योंकि मैंने जब डाइट करी है, जब हमें नॉलेज नहीं थी जिम की ज़्यादा, तो वही जो हम सुना होता है फेसबुक में देखा होता है कि बस बॉयल चिकन खानी है, तो ऐसा टाइम भी कि 1-1 साल तक कंटिन्यू एक ही खाना खाया। फिर जब खुद थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा इसमें इंगेज हुआ एज अ फिटनेस ट्रेनर कहाँ करना शुरू किया, तो चीज़ें सीखने को भी मिली कि नहीं हमें इस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं, इस तरह हमने मैक्रोज को कंट्रोल करना है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इस चीज़ पे मेरे बहुत फ़र्क पड़ा है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो क्या इस डिसिप्लिन ने जो आपने जिम के ज़रिए हासिल करा उसने आपका जो वापस तालीमी दुनिया में आपने कदम रखा उसमें आपका साथ दिया? जी सर बहुत दिया, इसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं जब जिम जाता था या एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रहा था तो मैं रात को 11 बजे सो जाता था क्योंकि सुबह उठ के वर्कआउट करना होता था। तो मैंने अपनी उस रूटीन को ख़राब नहीं करा। लाइक अगर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं या 80% मैं अगर आप भी जानते होंगे कि वो रात को पढ़ते हैं, वो बोलते हैं यार हमसे रात को पढ़ा जाता है, वो पूरे दिन सोते हैं। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है किसी का चेंज हो, कि अल्लाह मियां ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा जो है वो इम्प्लीमेंट किया कि नहीं मैं 11 बजे सो जाऊँगा और अराउंड 4:30 और फजर का जो भी टाइम होगा उस पर उठ के फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। तो मैंने इस जिम की जो चीज़ थी, जो मेरा टाइम टेबल बना हुआ था, उसी को मैं कंटिन्यू लेके चला हूँ अपनी ACCA की जर्नी में भी। अच्छा, आपको क्या लगता है फिटनेस आपको वो क्या सिखा सकता है जो आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं सिखा सकती? सर एक तो कंसिस्टेंसी नहीं सिखा सकती। जो जिम से आपको देखें, एक जिम जो है वो एक डिफरेंट मोटिवेशन
पढ़ाई तो आपने करनी ही करनी है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 80% 90% मैं अगर मैं बोलूँगा कि जिम के लिए आपको शायद आपके पेरेंट्स मोटिवेट ना करें, लेकिन पढ़ाई के लिए वो आपको हमेशा मोटिवेट भी करेंगे और पुश भी करेंगे। जिम आपने खुद करना है, तो जो काम आप खुद करने जा रहे हैं उसमें आपके अलग ही मोटिवेशन और अलग ही डिसिप्लिन होगा यार कि मुझे करने ही, मेरे पास मैं अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन 90% जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चे देखते हैं वो यही होता है कि उनके पेरेंट्स को उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अच्छी बात भी है, होनी भी चाहिए, वो उनको पुश कर रहे हो तो उनके बेटर फ्यूचर के लिए। लेकिन जिम के लिए आपको कोई पेरेंट पुश नहीं करेगा, कि बल्कि वो उल्टा आपको बोलते हैं कि अगर आप जिम से आके बोलेंगे मुझे पेन हो रहा है तो बोलेंगे यार तुम जिम छोड़ दो। इवन डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हैं, मैं बहुत सारी मेरी इंजरीज़ हैं टाइम, क्योंकि मैं ट्रेनर रहा हूँ और फिर मैं बहुत हैवी लिफ्ट भी करता था, तो मैं अगर कभी किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मुझे सबसे पहला जो सजेशन वो ये देगा कि आप जिम छोड़ दें, बाकी चीज़ें बाद में होंगी, पहले आप सबसे पहले जो है, और जब उनके हाथ से केस निकल जाएगा तो वो बोलेंगे जिम। तो ये है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जिम की जर्नी में, और इसने करा भी है मेरी नहीं ACCA में। जिम चल रहा था स्मूथली, आप ट्रेनर बन गए थे, यू आर अर्निंग गुड, तो कौन सा ऐसा मोमेंट आया जिसने आपको पुश किया कि नहीं अब जिम की लाइफ से वापस प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है? 2023 में मैं अपने कुछ मेरे भाई जो मैंने आपको बताया था कि अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनके साथ हमने एक ट्रिप प्लान किया था। हम लोग पाकिस्तान टूर पे गए थे खाना खाने डिफरेंट जगह। तो जब हम लाहौर पहुँचे तो मेरा जो बड़ा भाई है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उस फैमिली पूरे ख़ानदान में उनकी एक वैल्यू है, तो मेरा एक कज़न है वो उसकी काउंसलिंग कर रहे थे बैठ के। तो मैं अपने उसी दोस्त जो मैंने बताया जो मेरे साथ हर चीज़ में साथ है, अमेज़ॉन में, शॉपिफाई में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। तो वो उसको ऐसे गाइड कर रहा था यार कि तुम एक काम करो, ये कर लो, तुम्हारी इतनी परसेंटेज कम है तो तुम इसमें एडमिशन ले लो, CA तो चलो मुश्किल है, तुम ACCA में ले लो, मैं तुम्हें बाहर फिर जो है हमारे लिए बाहर निकलने के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो जब वो बस ये एक लाइन जो थी ना कि तुम ACCA कर लो तो तुम्हारे बाहर निकलने के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो मेरे ये बात क्लिक करी। उस वक्त तो हमने किसी चीज़ को नोट नहीं करा, लेकिन दिमाग में बैठ गया यार कि क्या ऐसा पॉसिबल है इस एज में कि मैं अगर ये करूं तो ये ऐसा कि मैं बाहर निकल सकता हूं या मैं अपना करियर बना सकता हूं। फिर सर मैंने उस वक्त फिर ये बात, ये आई थिंक 2023 के दिसंबर की बात है, फिर ये बात ख़त्म हो गई। फिर आई थिंक फरवरी मार्च तक हम वही इन्जॉयमेंट, जिम जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वैसा कोई मसला नहीं है। फिर जब वो चला गया तो मैंने इस पर थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट करी अपनी खुद अपने एंड पे यार कि ये करना चाहिए और ये किस तरह की एजुकेशन है, ये क्या है। तो मेरा एक क्लाइंट था जिम में, वो भी ACCA क्वालिफाइड है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसमें कुछ पेपर्स होते हैं वो ऑन डिमांड होते। तो उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑन डिमांड होता क्या है। तो मैंने अपने भाई से मशवरा लिया, मैंने बोला यार आप मुझे बताएं, मैं ACCA करना चाह रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला यार पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि उस वक्त आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत डाउट्स भी होते हैं, आपको डर भी लग रहा होता है यार कि मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मेरी फेल हो गई थी, तो लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी यार कि ये स्टार्ट करेगा, ये बीच में छोड़ देगा इसको। तो उसने बोला आप एक काम करें, आप तवानीस इंस्टीट्यूट है वहाँ चले जाएं और वहाँ से आके आप गाइडेंस ले लें। तो मैं तवानीस चला गया, उन्होंने मुझे सारा पाथ पे समझाया। उन्होंने मुझे बोला ये फाउंडेशन में आपको लगेंगे 1.5 साल, उसके बाद फिर आप जो है वो स्किल्स पे आ जाएंगे, फिर प्रोफेशनल पेपर पे आ जाएंगे। मैंने ठीक है, मैं पूरा उनसे जो है वो पम्फलेट और ये सारी चीज़ें होती हैं लेकर आके फिर मेरी दोबारा उस क्लाइंट से मुलाकात हुई, दानियल नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बोला यार ये आप फाउंडेशन उनसे ना करें, फाउंडेशन आपका 6 महीने में हो जाएगा, वो आपका बहुत टाइम ड्रैग करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट करेगा, आप कहीं पे भी जाएंगे। तो मैंने बोला यार अब क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट था एक इंस्टीट्यूट जिसका एक बहुत नाम है, मैंने बोला यार ऐसा ना हो कि मैं इसके चक्कर में फंस जाऊँ, ये मुझे फंसा देगा और फिर ये तो खुद तो क्वालिफाइड है, मेरे लिए इशू हो जाएगा। तो एक बहुत नोन टीचर है, मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने अच्छा उसने मुझे 6 महीने बोले थे, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लाइन बढ़ा के उनको बोला ना सर, मैंने ऐसा ना हो कि 6 महीने पे मुझे ये बोल दें कि भाई ये आप तो इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने सर मैं 8 महीने में फाउंडेशन करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। उन्होंने बोला आप मेरे इंस्टीट्यूट आ जाएं। तो फिर मैं दोबारा उस बंदे से मिला, मैंने यार मैंने फलाना टीचर, उसने बोला नहीं यार आप बिला वजह इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं इस चीज़ को, आप एक काम करें, फेसबुक पे एक पोस्ट लगाएं किसी टीचर से कि मुझे फाउंडेशन करना है, कोई मेरी हेल्प कर दे। और आप नॉर्मल टीचर, ऐसे किसी टीचर के पास ना जाएं जो आपको प्रॉपर जो है ऑनलाइन कोर्स दे दे, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल है नहीं। खैर मैंने उसके कहने पे एक फेसबुक पे पोस्ट लगा दिया, तो मुझे एक बंदा था इस्लामाबाद का, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, उस वक्त वो प्रोफेशनल के पेपर में थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैंने बोला मुझे कोचिंग चाहिए और मेरा थोड़ा टारगेट जो है ना वो 6 महीने का है। तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हुआ, बोला यार 6 महीने तो नहीं, 8-9 महीने में, लेकिन अगर आप दिन रात पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मैंने ठीक है, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा तवानीस ने मुझे बोला था 1.5 साल लगेंगे, जो एक और इंस्टीट्यूट है उन्होंने बोला हम 8 महीने में आपको करा देंगे गारंटी। इस लड़के ने भी मुझे ये बोला कि 8 मंथ्स में कोशिश करेंगे कि हो जाए। फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और पहला पेपर जो मैंने FA1 का दिया है वो 18 दिन में दिया है। 18 दिन में दिया। फिर अच्छा उसकी भी एक स्टोरी है कि मैं पेपर बुक कराने गया पहला, तो
जब मैं पेपर बुक करा तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह होता है, मैं तबानी से गया था। तो मैं उनके पास गया, मैंने फ़ीस वगैरह दी, मैंने बोला सर ये मेरा पेपर बुक कर दें आप। तो जब मैं जाने लगा तो मैंने बोला सर आपको कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए, मतलब मैं पहली दफ़ा पेपर बना, नहीं आप चले जाएँ और बस आप पेपर आज देने आ जाइएगा। जब मैं 18 को पेपर देने गया हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा पेपर बुक ही नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी ID नहीं ली थी। अब मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ पेपर देने के लिए जा रहा हूँ और मेरा जब उन्होंने नाम देखा तो लिस्ट में नाम ही नहीं था। फिर मैंने उस बंदे का, मैंने सर ये आप ये क्या, तो बोलने गया वो अच्छा जिसने ये काम किया था उस दिन वो आए नहीं थे, और जिसका ये काम असल में था जो मतलब आप इसे ID वगैरह लेते हैं ACCA की इनरोल करने के लिए पेपर को, वो उस दिन आए नहीं थे। तो इत्तेफाक से जिस दिन पेपर देने में गया था उस दिन वो मौजूद थे। तो उन्होंने बड़ा मुझसे माजत करी कि हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट के हैं तो हम आपसे ID लेने हैं। वो खैर उस दिन मेरा पेपर नहीं हुआ, वो पेपर चला गया 25 को, क्योंकि सैटरडे होता है नॉर्मली। खैर मैं बड़ा डिसाइड हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि अल्लाह मियाँ की कोई बेहतरी होगी इसमें। अब मेरे पास 18 से 25 तक का टाइम था। मैंने यार अब क्या करूँगा, मैं एक हफ्ता दोबारा तो नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दी। तो 25 को मैंने दिया पहला पेपर और 30 को दिया FA2। मतलब एक वीक में मैंने बोला कि नहीं अब मैं इसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, सही हो जाए। फिर इसी तरह टाइम गुजरता रहा, 15 दिन बाद फिर एक और पेपर दिया। फिर मैंने इस तरह करा कि मैंने लोग नॉर्मली मैं देखता हूँ ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं वो FA1 और MA1 साथ लेके चल रहे होते हैं। उनको पढ़ाया भी जाता है कि आप ये दोनों पेपर्स एक साथ दें, फिर आप FA2 MA2 दें। लेकिन मैंने अपनी जर्नी इस तरह स्टार्ट करी कि मैंने पहले FA1 दिया, FA2 दिया और फिर F3 दिया। सही। उसके बाद फिर मैं मैनेजमेंट साइड पर आया। सही। जब मेरा F3 हो गया तो मैंने MA1 की तैयारी करनी शुरू करी। अब MA1 मुझे इतना ईजी लगा कि मैंने बोला यार ये तो पेपर है क्यों, मतलब इतने इससे इजी पेपर नहीं मैंने अपनी जर्नी में नहीं दिया। तो मैंने फिर उस पेपर की तैयारी करी, वो भी मेरी एक हफ्ते में हो गई। तो मैंने अच्छा उन दिनों मेरे पेरेंट्स हज करने गए हुए थे, तो मैंने पेपर बुक कराने जाने लगा तो मेरी मदर ने बोला कि आप इस दिन ना दें, इस दिन हम लोग आ रहे हैं, आप हमें पिक करने आइएगा। तो मैंने बोला यार फिर अब एक हफ्ता एक्स्ट्रा मिल गया। मैंने बोला चलो एक और पेपर की तैयारी करते हैं। मैंने MA2 पढ़ना शुरू किया और ये MA1 MA2 मैंने एक दिन में ही दिए, मतलब सुबह MA1 दिया और दोपहर में MA2। सही। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं ज़मानी इसका जो मेन कैंपस है वहाँ पे अपना पेपर देने गया था एग्ज़ाम। तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले, तो मैंने उनको बताया कि मेरे आज 2 पेपर हैं। तो वो बड़े शॉक्ड हुए, बोले कौन से? मैंने सर मेरा एक MA2 है और एक MA1 है। तो उनको लगा कि मैं पहले MA1 में फ़ेल हो चुका हूँ, इस वजह से मैं दोबारा दे रहा हूँ। तो अब मैं उनको किसी तरह बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, आप दे सकते हैं एक साथ। इवन मैंने ऐसा करा था कि MA2 पहले बुक किया था सुबह, क्योंकि मैंने बोला इस टाइम में फ्रेश जाऊँगा तो मुझे बेटर ये है कि मैं ऐसा पेपर चूज़ करता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली MA1 के, और दोपहर में MA1 दे दूँगा। तो ऐसा ही किया मैंने। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो मुझे इस चीज़ से एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि जो ब्रेन वॉश है ना इंस्टीट्यूट्स ने जो किया हुआ है वो ACCA से लेके बहुत गलत किया हुआ है कि नहीं पहले आप MA1 देंगे तो ही आप MA2 दे सकते हैं, और MA2 देंगे तो ये फिर आप जो है F3 दे सकते हैं। खैर मैंने पेपर दिया पहले, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हुआ, और MA1 मैंने 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। तो टीचर को लगा शायद मैं बगैर दिए जा रहा हूँ, मुझे आ नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स तो सब में ही अच्छे थे। फिर F2 दिया मैंने। अच्छा F2 के बारे में मैंने बड़ा सुना था कि वो बहुत टेक्निकल होता है और उसमें बहुत इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ईजी हो गया। तो ये पूरी जर्नी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारा मैंने काम किया है, पूरा फाउंडेशन मैंने 3 महीने में कर लिया कंप्लीट। माशाल्लाह। तो जब ये 3 महीने मैंने कंप्लीट किया, फिर मेरे दिमाग में वो तवानीज़ वाली बात आई। मैंने यार ये मुझे बोल रहे थे कि आपको इसमें 1.5 साल लगेंगे सिर्फ फाउंडेशन में। अब अगर मैंने ये 3 महीने में कर लिया तो मैं या तो मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, या तो ये क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा ईजी है, और या लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि नहीं ऐसा होता है। फिर मैंने लॉ, मुझे पता, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लगता था कि ये 7 पेपर के बाद आपके सारे जो है वो स्किल्स के पेपर होंगे, मतलब लॉ को मिला के, और वो भी जो है वो आपके डेट बेस्ड जो एग्ज़ाम आता है उस पर। फिर मेरे ट्यूटर ने मुझे बताया, उमर नाम है उनका, कि एक और पेपर होता है लॉ का, वो भी आप ऑन डिमांड दे सकते हैं। मैंने यार फिर तो ये भी देंगे। फिर 7 दिन में मैंने लॉ पढ़ के लॉ का पेपर दे दिया, वो भी क्लियर हो गया। अब मेरे पास मैं आई थिंक उस वक्त 11 अगस्त थी, और पेपर फिर सितंबर में होने थे और दिसंबर में होने थे। तो मैंने सोचा यार कि अब एक पेपर दूं, 2 पेपर दूं। फिर मैंने वही पता करा कि कौन सा पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो लोगों ने 2 पेपर के नाम लिए कि आप जो है वो या तो PM दें या ऑडिट दें, और इसके साथ जो है वो दूसरा कोई ईजी सा पेपर सेलेक्ट करें। फिर मेरी दोबारा वही क्लाइंट से मुलाकात हुई, जिम वाले। उसने बोला भाई 1-2 पेपर का काम नहीं है, आप 3 पेपर दो। मैंने बोला यार आप कुछ ज़्यादा चढ़ा रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए इशू हो जाएगा। तो बोला नहीं आप कर लोगे, आपने फाउंडेशन 3 महीने में कर लिया, आप ये भी कर लो। तो मेरे जो पहले पेपर थे, अच्छा उससे पहले मैंने कभी ऑन डिमांड पेपर तो दिए, लेकिन आपने देखा है कि वो FA1 वगैरह ये तो MCQs बेस होते हैं, आपने 1 वर्ड आंसर लिखना होता है। तो अब मेरे लिए स्किल्स बिल्कुल न्यू था, उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फिर आपने आंसर्स टाइप भी करने हैं, उसकी नहीं स्पीड भी चाहिए, और आपको पता भी नहीं है कि किस तरह वहाँ पे मैनेज होना है। तो मैंने जो पहले 3 पेपर सेलेक्ट करे वो थे F5, F6 और F7। सही। मैंने बोला ये मैं तीनों साथ दूँगा। तो ट्यूटर से भी डिस्कशन किया, उसने बोला भाई आप देख लो अगर आपसे हो सकता है। तो मैंने ठीक है भाई करना तो है।
फिर तैयारी शुरू करी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक बड़े मशहूर टीचर हैं F5 के, उनसे मैंने पढ़ा है, वाले मशहूर नहीं, दूसरे वाले मशहूर हैं, वो अंडररेटेड हैं थोड़े। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे पढ़ाया और मुझे अभी भी याद है कि ग्रुप में बड़ा मैं एक्टिव रहता था, तो लोगों को लगता था कि ये मेरी चौथी पाँचवीं टाइम है PM की, और मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं इसके साथ मजीद 2 पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा फिर तो वो यही बोलेंगे कि यार कि इसका कोई जो है ना वो कुछ और ही चल रहा है, ये पागल बना रहा है। और इसके बाद F5, F6 और F7 की मैंने प्रिपरेशन करी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तीनों पेपर दिए। वो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, ये ख़ास तौर पे जब मेरा लास्ट F7 का पेपर था, तो मैं बिल्कुल मतलब मैं इतना ड्रेन हो चुका था कि मैं जब टाइप कर रहा था, एक तो आपको पता है कि जब ECC के आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे कीबोर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं बाहर देख रहा था कंट्रीज़ में कि वो ईयरबड्स देते हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैंने देखा है, मैं बड़ा इससे इंस्पायर्ड हूँ, और होना भी चाहिए सर, क्योंकि एक तो आप ऐसी इतनी टेंशन में, फिर AC इतना तेज चल रहा है, और ऊपर से बराबर वाले की कीबोर्ड्स की ऐसी आवाज़ आ रही है कि आप फोकस कैसे करेंगे। तो बाकी तो पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, लेकिन F7 में मेरा ऐसा था कि मैं जो वर्ड्स थे ना, वो ऐसा लग रहा था वो मूव कर रहे हैं। मैंने बोला यार ये तो मेरा पेपर ही गया। सही। खैर मैंने 3 पेपर दिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों क्लियर हो गए, तो एक अलग ही मोटिवेशन आ गई। फिर तो मुझे लगा यार अब तो मैं इसी साल कंप्लीट करूँगा ACCA, वो कुछ भी हो जाए। सही। फिर मैंने F8 और F9 मेरा रह गया था, मैंने वो बुक कराने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि ACCA का क्राइटेरिया है कि आप 8 पेपर के बाद 1 साल में आप 8 पेपर दे सकते हो, जिसमें 3 आपके F1, F2 और F3 भी काउंट होते हैं। तो मेरे 8 पेपर पूरे हो गए थे। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, तो फिर उन्होंने बोला यार आप जो है वो F9 दे देते हैं। F9 जो है वो थोड़ा सा ईजी भी है कंपेरेटिवली, उसके बाद फिर आप F8 दे देना। उस महीने मेरे भाई की शादी भी थी, तो मैंने वो पेपर फिर जैसे तैसे करा, और बहुत बुरा पड़ा था उसमें। अल्लाह मियाँ ने बस वो पास कराया, और मार्क्स भी सबसे ज़्यादा मेरे उसी में कम आए, तो उसमें मेरे 57 मार्क्स हैं। वो वाहिद ऐसा पेपर हुआ। खैर वो भी निकल गया। फिर अच्छा, वो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो पेपर मेरा शायद ना निकले। मैंने बोला यार बस मेरी स्ट्रीक जो है ना वो मेंटेन रहे, तो इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है और आपको एक पुश भी मिलता है। फिर जब मेरा वो पेपर निकला ना, तो मैं दोबारा मैंने बोला अब तो मैं बताऊँगा मैं क्या हूँ। फिर मैंने SBR, SBL और AA ये तीनों एक साथ उठाया कि यार मैं अब ये 3 पेपर एक साथ दूँगा। सही। अच्छा, फिर एक बड़े नोन टीचर हैं SBL के, वैसे तो खैर मैं लाइव लेक्चर नहीं लेता था, लेकिन उनकी मैंने एक वीडियो सुन ली, क्योंकि वो टीचर थे, जिसमें वो ये बोल रहे थे कि भाई एक तो बच्चे को SBL सबसे लास्ट में देना चाहिए और अकेले देना चाहिए। तो मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ यार ये तो टीचर ये बात बोल रहा है। अब टीचर की बात भी बहुत बड़ी होती है कि यार आप जो आपका मेंटर है वो ये बोल रहा है कि ये पेपर आपने अकेले देना है और सबसे लास्ट में देना है प्रोफेशनल के, और मैं सबसे पेपर भी ये दे रहा हूँ, और उसके साथ मेरे 2 पेपर और हैं जिसमें ऑडिट के बारे में मैंने सुना हुआ है कि बहुत मुश्किल होता है और ऐसा हो जाता है और लोग ऑडिट में फेल होते हैं। खैर सर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अच्छा, ऑडिट SBR के साथ उठाने से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ, क्योंकि SBR में सारे स्टैंडर्ड्स हैं और ऑडिट में वो अप्लाई होते हैं। तो क्योंकि मैं साथ पढ़ने लगा तो मेरे लिए वो मुझे ईजी लगने लगा। फिर मैंने ये 3 पेपर दिए, फिर वही थोड़ा डर बैठ गया कि यार अब पता नहीं पेपर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 3 तो दे तो दिए हैं, और SBL का तो शायद आपको पता है आप कि SBL में बच्चा वैसे इतना डर रहा होता है। एक तो वो एक्सपेंसिव भी है और बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी अप्रोच होती है। फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो सर ऐसी मोटिवेशन हो गई, मैंने बोला अब तो AAA और ATX देके इसको जो है वो ख़त्म करना है। और जो मेरे टीचर हैं वो अवेश मिर्चा वाला, काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और जो सच बात है उन्होंने बड़ा मोटिवेट भी किया चीज़ों को, बड़ा हेल्प भी कर रहे थे चीज़ों में उन्होंने से। मैंने ATX और AAA पढ़ा, और फिर वो भी सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो मैंने अपनी पूरी जो जर्नी है वो 17 एक्स्ट्रा पेपर पढ़ा है? नहीं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा ना। SBL और SBR के बाद तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर उठाने थे ना? तो मैंने ATX और AAA उठाए। अच्छा, AAA मुझे लगा आपने SBL नहीं, वो मैंने AA दिया था, क्योंकि मेरा एक पेपर अच्छा सॉरी आपका F8 बाकी था। F8 बाकी था, तो मैंने वो इसमें 1 महीना मैंने बोला ज़ाया करूँ कि मैं अलग से एक F8 दूँ। अच्छा, फिर लोगों के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि जब तक आप स्किल्स क्लियर नहीं करेंगे आप प्रोफेशनल के पेपर, मैंने बोला इनको पता नहीं बच्चों को कौन गाइड कर रहा है ऐसा। सर बहुत सारे ऐसे, अच्छा आपने तो पहले क्वालिफिकेशन करी है, तो शायद आपके टाइम पे स्टडी हब के नाम से ACCA का एक प्लेटफॉर्म है, वो शायद ना हो तो नहीं, वो बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता है वो। अगर मैं किसी को जैसे कोई मुझसे गाइडेंस मांग रहा होता था, या जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ग्रुप्स में ऐड होते थे, वहाँ पे क्यूरी के आंसर कर रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी जो देखिए मैं स्टडी हब ज़रूर देखता था, तो मैं उनको बताता था, तो उनको पता ही नहीं होता था कि स्टडी हब भी कोई चीज़ है। मतलब जो सबसे रेलिवेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पढ़ाई करने चाहिए आपको, बच्चों को वो नहीं पता, वो बस जो ट्यूटर ने उनको सिलेबस दिया हुआ है उसी को वो फॉलो कर। फिर इस तरह मेरी 17 मंथ्स में जो है वो ACCA की जर्नी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई।
ठीक ठीक ठीक। इसी से कंप्लीट करने के बाद आपने कंसिस्टेंसी का एक मतलब स्किल हासिल कर ली है, जिससे वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत छोटे वक्त के अंदर करने की काबिलियत हासिल कर चुके हैं। तो अब क्या देखते हैं आगे, क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और नया करेंगे? जी सर, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में तो हैं, और मैंने ICAW का पता किया था कि अब तो खैर उन्होंने और पॉलिसी अच्छी कर दी। पहले शायद 3 पेपर थे, अब 2 हो गए। तो प्लान तो यही है कि इसके बाद वो किया जाए, या ऐसी कोई सर्टिफिकेशन की जाए जो थोड़ी शॉर्ट टर्म हो, जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इसमें इस ICAW में तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक पाथ वे भी होता है। लेकिन अब क्योंकि अभी रिसेंट 2 साल में इतना पढ़ लिया है कि अब कुछ पढ़ नहीं रहा ना मैं, तो मुझे अजीब सा हो रहा है, लाइक मुझे लग रहा है कि मैं कुछ वैल्यूएबल ऐड नहीं कर रहा हूँ लाइफ। तो प्लान है कि इंशाल्लाह या तो किसी लैंग्वेज में मैं एडमिशन लूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज जैसा आपने सुना आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गई है, चाइना जिस तरह से ऊपर जा रहा है, तो या तो वो उसमें एडमिशन लेके वो सीखूँ। अब देखें इंशाल्लाह। अच्छा, इन 17 मंथ्स में जिसमें आपने माशाल्लाह से पूरा इसी से क्वालिफाई कर लिया, आपका डेली रूटीन कैसा दिखता था? सर डेली रूटीन में ऐसा था कि अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रोवर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सीक्रेट रखता हूँ। तो जब मैं एकदम से, मैं एक ट्रेनर था, लोगों से मेरी इंगेजमेंट थी, रोज़ में 40-50 लोगों से मिल रहा था, फिर मैं एकदम से बिल्कुल गायब हो गया। तो बहुत सारे लोगों को तो लगा शायद मैं मर गया हूँ तो उनको मेरे मैसेज आते थे, यार कि आप कहाँ हैं, अल्लाह खैर करे। तो मेरी रूटीन ये थी कि मैं जैसे 11 बजे सो गया, सुबह उठा, मैं फजर पढ़ी, नमाज़ पढ़ के बाद फिर पढ़ने बैठ गए, फिर 10-11 बजे तक पढ़ा, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर ज़ोहर पढ़ी, फिर इसी तरह ज़ोहर से असर के बीच में पढ़ा, मतलब हाफ आवर के नैप लेके या और नमाज़ के नहीं घर से बाहर, और 20 से 25 मिनट्स के लिए मैं जो है वो जिम चले जाता था। अच्छा, उसमें भी ये था कि मैं जैसे कोई किट सॉल्व कर रहा हूँ और किसी सवाल में फंस गया हूँ। अच्छा, ट्यूटर का भी है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो प्रोफेशनल के पेपर दे रहे थे, और अभी भी वो प्रोफेशनल के पेपर ही दे रहे तो अच्छा, वो भी एक स्टूडेंट ही थे उस वक्त, तो उनकी भी चीज़ें थोड़ी अनक्लियर थी, लेकिन वो ऐसा था कि वो पढ़ाते थे अच्छा। तो किट में मैं फंस जाता था, तो मैं उस वक्त मैं ChatGPT वगैरह यूज़ नहीं करता था खुद ना, और मैं क्योंकि इस साइट पे था भी नहीं, तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं था कि आप पूरा क्वेश्चन डालेंगे तो ChatGPT आपको समझा देता। तो मैं जहाँ पे किट की जिस क्वेश्चन में फंस जाता था, मैं वो बंद करके फिर जिम चले जाता था, और 80% ऐसा हुआ है कि वो जिम के ड्यूरिंग ही मुझे समझ में आ गया कि वो प्रॉब्लम है क्या। तो 15-20 मिनट बाद मैं घर आ जाता, तो मैं जो मेरे साथ वर्कआउट कर रहे होते थे वो भी परेशान थे, यार ये पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है घर में बैठ के कि ये 15-20 मिनट के लिए आता है, उसमें भी इसका दिमाग कहीं और होता है, फिर ये वापस चले आता है। तो बहुत सारे लोगों को तो अभी भी नहीं पता कि मैं AC से क्वालिफाइड हूँ, जिम के तो खास तौर पे नहीं पता। उनको यही लगता है यार ये कोई अभी जॉब वगैरह शुरू कर दिया, इसने प्रोफेशन चेंज कर लिया। सीक्रेटिव रखिए एक तो लाइफ, और मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आपको कुछ अचीव करना है तो पहले अचीव कर लें, उसके बाद लोगों को बताएं। ये मेरा मोटिव है, लोगों का डिफरेंट होगा। सही। अच्छा, कंसिस्टेंसी बर्नआउट हो जाती है लोगों की, तो आपने कैसे मैनेज किया ये कंसिस्टेंट रहे और उसको बर्नआउट नहीं होने दिया? लोगों पे भी डिपेंड करता है ये एक तो, और दूसरी बात ये है कि अगर इसके पीछे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है कि हम एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे, और मैं आपको जियोलॉजी का पेपर का बता रहा हूँ, मेरा वो पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, 6-7 साल गुजर गए थे। तो मेरे एक रेफरेंस थे, उन्होंने उनको बुलाया कि यार वो KU में किसी बड़ी पोजीशन पे, क्या आप इनसे बात करें, आपका पेपर क्लियर करा देंगे, मतलब आपको एग्जाम में एलिजिबल करा देंगे, क्योंकि मैं अब उस स्टेज पर चला गया था कि मैं पेपर दे ही नहीं सकता था। एक होता है कि एलिजिबल क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है आपका, तो वो स्पेशल अटैम्प हो जाएगी आपकी ये वो। तो मैं उनसे मिला उसी खाने के टेबल पे, मैंने उनको बोला सर मुझे आप एलिजिबल करा दें, मैं पेपर दे दूँगा, पेपर निकाल लूँगा। इसी बातों में उन्होंने मुझसे बोलने लगे कि आप फिर मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने बोला अब ये CCA का सोच रहे, तो उन्होंने एक बड़ी तंज़िया हंसते बात बोली कि भाई इससे ये तो हो नहीं रहा, ये वो कैसे करेगा। तो एक वो बात ना मेरे दिमाग पे लग के जाके, अब ये उसको एज अ मोटिवेशन बोले या मैंने यार बोल तो वैसे खैर ये सही रहेंगे, जो भी चीज़ मैं शुरू करता हूँ वो बीच में छोड़ देता हूँ या मैं फेल हो जाता हूँ। तो मैंने यार ये तो अब करना ही है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप ये नहीं करा तो फिर अब कुछ नहीं बचा है इस बीच। अगर मैं ये भी बीच में, एक तो आपको पता है ACC एक्सपेंसिव बहुत है, फिर मैं 5-6 पेपर दे के अगर छोड़ देता तो घर वालों फिर तो स्टैम्प लगा देते कि इसने कुछ प्रॉपर नहीं करना। तो बस ये है कि अगर आप मोटिवेट अपने आप को रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि अगर आपका दिल नहीं चाह रहा ना जिस दिन, उस दिन आप थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन करें ज़रूर। कि मेरा मोटिव है कि अगर मैं किसी दिन मोटिवेट नहीं हूँ या मेरा दिन अच्छा नहीं है या मुझे लग रहा है कि यार आज मैं ज़्यादा सो, लेकिन अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी करके चलूँगा तो इंशाल्लाह इससे चीज़ें अचीव हो सकती हैं। ये मैंने अपनी ACC की जर्नी में सीखा। ये जैसे कि आपने बताया कि आपके ट्यूटर उस वक्त भी प्रोफेशन में थे, आपका निकल गया, वो भी प्रोफेशनल के अंदर है, तो कुछ तो स्ट्रेटजी आपकी मुख्तलिफ रही होगी। मतलब कहते हैं कि पेपर अटैम्प्ट करना भी एक आर्ट है, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी आपकी मुख्तलिफ थी? सर सबसे पहले तो मैं जितने भी ACC के स्टूडेंट्स हैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि पहले आप अपने टीचर से पता करें कि स्टडी हब क्या है। जो भी चाहिए आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाता है, उर्दू में हमने भी सारी क्लासेस उसमें ली हैं, लेकिन अगर आप स्टडी हब को रीड करते हैं है तो वो इंग्लिश में, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल रेलिवेंट
उन्होंने उसमें चीज़ें रखी हुई होती हैं, आउटडेटेड नहीं होती, सारी चीज़ें उसमें अपडेटेड होती हैं। तो मैं क्या करता था कि जो पहले मैं कोर्स कंप्लीट करता था, उसके बाद मैं पूरा स्टडी हब के जो अगर उसमें 28 चैप्टर हैं या 30 चैप्टर हैं, मैं उन सब चैप्टर्स को रीड करता था अपने हैंड पे। मुझे टीचर तो नहीं बोलता था, उनके हिसाब से तो बस आपने क्लासेस लेनी, अब आप किट करें, आप मॉक दें, आपके पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस स्टडी हब से मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती थी जो कोर्स में होती ही नहीं थी इंक्लूड। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे टीचर अभी तक वो 2019-18 के लेक्चर उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं कोविड में, वो भी प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने इसके लिए एक सेटअप लगाया है, अब वो इमरजेंसी तौर पे जो रिकॉर्ड करके उन्होंने क्लास के अंदर ही रिकॉर्डिंग करके वो लेक्चर प्रोवाइड करे हुए, जिसमें टैक्स रेट भी चेंज हो चुका है। तो स्टडी हब से मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती थी जो मैं देखता था कि ग्रुप पे किसी को पता भी नहीं है, और बच्चे उस पर बहस कर रहे होते थे, नहीं टीचर ने तो ये बोला है, तो मैं खामोश ही रहता था। मैंने कोशिश करी बताने के लोगों को कि नहीं आप यहाँ से जाके देखें, इसमें चीज़ें डिफरेंट है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जो भी ACCA कर रहा है वो ज़रूर स्टडी हब रीड करे बगैर पेपर देने ना जाए। अगर वो उसके बगैर जा रहा है तो फिर वो डिफिकल्टी फेस करेगा। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर आपने पूरा करना है। ये तो कुछ भी हो जाए, ये मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं चाहे मुझे आता हो या ना आता, मैं घुमा फिरा के चीज़ें लिखूंगा, लेकिन मैं पेपर पूरा करूँ। और मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलता हूँ जो जिनका रीज़न यही होता है कि उनसे पूछता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, अगर कोई मुझे बोलता है ना यार हमारे ये पेपर नहीं निकल रहा 5 अटेम्प्ट में, तो मतलब आप पेपर पूरा करते हैं? नहीं सर, हमारा 20 नंबर का रह जाता है, 15 नंबर का रहता है। तो मैंने बोला अगर आप छोड़ के आ जाएंगे तो फिर एग्जामिनर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक ब्लैंक छोड़ देना है। आप उसको आप कोशिश करें, टाइम ऐसा मैनेज करें कि आपका पेपर कंप्लीट हो। तो ये मेरी 2 एडवाइस तो ये हैं कि आप इन चीज़ों पे बच्चों को चाहिए वो फोकस करें। अच्छा, बस ACCA के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम तो अपनी पूरी जान मार रहे हैं, वी आर डूइंग द हार्ड वर्क बट स्टिल पेपर नहीं निकल रहा है, तो क्या वजह लगती है आपको? सर देखें, मैं एक चीज़ बहुत फ्रेंकली, आपको भी शायद इस चीज़ का आइडिया हो कि नॉर्मली ACCA और CA में वो स्टूडेंट जाता है जो इंटर में ऐसी परसेंटेज लेकर आया होता है कि उसको कहीं और एडमिशन नहीं मिला था। 80% की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कम आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 84-85% लेकर आए और फिर अपनी खुशी से वो बोलेंगे यार मैं CA या ACCA कर रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में जितने लोग हैं उनका यही था कि उनकी परसेंटेज ऐसी आई 70-60। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी शुरू किया था जब मैं जियोलॉजी शुरू कर रहा था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं परसेंटेज की, तो वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। देखें 23-24 की एज में जाहिर सी बात है उस लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं होती जो एक बड़ी एज में आ जाती है। जैसे मैं अपनी एज की बात करूँ, मैं 28 में जो है वो स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ को शायद कंसिडर नहीं करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम अब जान मारना हर किसी के लिहाज से अलग है। जैसे आप बोल रहे हैं कि वो हर 100% दे रहा है, आपके हर किसी का 100% अलग है। कुछ लोग बोलते हैं मैं 3 घंटे पढ़ के ये मेरा 100% है, कोई बोलता है 10 घंटे पढ़ के वो मेरा 100% है। तो मेरे हिसाब से तो एक तो ये कि सही गाइडेंस नहीं है, बच्चा टीचर पे बहुत डिपेंडेंट है। और टीचर, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को ये नहीं पता कि स्टडी हब क्या है। अगर उनको यही नहीं पता होगा कि सबसे रेलिवेंट प्लेटफॉर्म क्या है ACCA की चीज़ें पढ़ने के लिए, तो फिर मुश्किल तो होगी। तो आपका मानना ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो टीचिंग स्टाइल और एजुकेशन सिस्टम है? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बहुत बड़ी मोनोपोली है जो, देखें मैं ऐसे ट्यूटर से भी पढ़ा है जिनके ग्रुप में 500 बच्चे थे, और 500 बच्चे वो पेपर दे रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज से थे। उन्होंने रिजल्ट पोस्ट करा 50 लोगों का, 50 बच्चे ने पास किया, तो सर वो 10% का रेट है। सही, वो तो वही शो करते हैं, बच्चे उससे बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। और फिर मैं ऐसे ट्यूटर को भी जानता हूँ जिनके पास 20 बच्चे थे, उसमें से 18 पास हुए। ठीक, तो उनका रेशो अच्छा है क्योंकि वो अंडररेटेड है। अब एक मोनोपोली नहीं फैली हुई है उनकी, उन्होंने जो है वो उनके लोग उतना जानते ही नहीं उनको। मोनोपोली से क्या मायने आपके? मोनोपोली से मायने सर ये है कि एक इंस्टीट्यूट है जो जिसको लगता है कि वो सब कुछ कर देगा, और वो मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ से कि पोजीशंस आ कैसे रही हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं अगर मैं अपने हैंड पे ना पढूं तो मेरे आई थिंक उस लेक्चर से पेपर निकालना ही बहुत मुश्किल है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ से पढ़ रहे हैं और वो यही बोलते हैं यार कि हमारा पेपर नहीं निकल रहा, और ये बच्चे पोजीशन कैसे ले रहे हैं। या तो फिर वो बच्चा खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो अपने हैंड पे पढ़ता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ उस टीचर के उस लेक्चर पर रिलाई करूँगा तो आपको क्या लग रहा है टीचर्स अपने ट्रेडिशनल मॉडल्स या ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग के अंदर हैं, वो मॉडरेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म है विफी के नाम से जो फोकस ही सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग पे कर रहा है, तो उनकी चीज़ें अपडेटेड हैं। सही, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उनसे मैंने पेपर्स भी पढ़े हैं जो F5 में आपको बता रहा था, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 2019 में एक छोटा सा कैमरा लगा के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं जिसमें स्टूडेंट्स की भी आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें क्लियर नहीं है। अब आप बच्चे से एक अच्छा खासी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पेपर देने जा रहा है, उसको उसकी टेंशन है, उसकी फ़ीस अलग है, ACCA की सब्सक्रिप्शन फ़ीस अलग है। उसमें भी अगर उसको क्वालिटी लेक्चर्स नहीं मिल रहे या अप टू डेट लेक्चर नहीं मिलेंगे तो सर, इवन मैं बताता हूँ आपको, एक टैक्स का पेपर था मेरा, तो एक नॉन टीचर से मैंने लिया था। वो
उसमें एक इशू था जो अपडेट होना था, क्योंकि टैक्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं। वो मैंने स्टडी अब से हाईलाइट करके उनको मैसेज किया। एक तो आप उनको मैसेज कर नहीं सकते, उनके टीए रिप्लाई करते, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये है, ये हमने इसको इतना ज़्यादा आता नहीं है पेपर में, तो हमने इसको छोड़ दिया। तो वो 2019 की चीज़ ही पढ़ रहे बच्चे। अब जो खोल के देखेगा उसको पता चलेगा कि इस तरह भी चीज़ें हो रही हैं। मगर ये तो प्रोफेशनल एजुकेशन में गलत है कि पेपर में आता नहीं छोड़ दिया है। ये तो वाली बात है कि आप डॉक्टर हो कहें कि डॉक्टर पढ़ रहा है, उसको पेपर में आता नहीं है तो आपको ऑपरेशन का ये चीज़ नहीं बताइए। सर बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इवन इस पॉडकास्ट से पहले मुझे एक और जगह से भी बोला था, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मैं क्लियर बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। मैं एक इंस्टीट्यूट को क्यों मेंशन करूँ जब मैंने एक से पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं करा। अच्छा, वीफी किस टीचर से पढ़ा आपने? वीफी की मैंने रिजवान मानिया से पढ़ा है, मैंने अहमद मुमताज़ से पढ़ा है। बहुत अंडररेटेड है अहमद मुमताज़। पता नहीं क्यों, क्योंकि सारे टीचर जितनी मेरी ACCA की जर्नी थी, वो अहमद मुमताज़ वो वाइट टीचर थे जो एक मैसेज पे रिप्लाई करते हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि अगर कोई बच्चे को हेल्प चाहिए अगर उनको, तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं। अहमद मुमताज़ से पढ़ा, फिर SBL पढ़ा मैंने हसन दुसानी से। वो तो खैर लेजेंड है, अगर आपने उनसे पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो वीफी से आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? उन्होंने वीफी से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन वो बहुत अंडररेटेड लोग, रिजवान मानिया को पता नहीं क्यों कंसिडर नहीं करते F5 के लिए। मैं उनकी कोई अच्छा, मुझे लोगों को लगता है कि मैं कोई जो है ना वो पेड प्रमोशन करता हूँ लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रिजवान मानिया से मिला भी हूँ जाके। मैंने अपने असिस्टेंट के लिए बच्चे ढूंढ रहा था, तो बच्चे ढूंढे थे, तो मैं उसके लिए गया था उनके पास इंटरव्यू देने। तो मैंने उनको ये बोला कि सर मैं आपकी टीचिंग स्टाइल से, इन चीज़ों से बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था, इसी वजह से मैंने, जबकि F8 लोग बोलते हैं, एक बहुत टीचर है, मैं नाम बोल गया, उनके तबानीज़ के हैं वो। अच्छा, वो बहुत मशहूर है ऑडिट के लिए। लेकिन फिर मेरा जो ट्यूटर था उसने बोला यार ऑडिट जो है ना वो आपके अपने ऊपर है पूरा पेपर। टीचर आपको सिर्फ एक बात रूट बता देगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस पेपर की आपकी नहीं उतना, मतलब जितना आपका माइंड इस चीज़ को एक्सप्लोर करा होगा कि इस इंडस्ट्री में किस तरह काम हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि लोग जो है वो जनरल पॉइंट्स याद करके चले आते हैं सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स के, और फिर वो लिखते थे। तो प्रैक्टिस की गेम है। तो मैंने अहमद मुमताज़ से लिया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ से। सही। अच्छा, केस स्टडी के क्वेश्चंस ने कैसे टैकल किया उनको और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? सर मेरी नहीं तो खैर केस स्टडी, मुझे तो इसी से पहले पता नहीं था कि केस स्टडी होता क्या है। सही। और फिर ये एक नई चीज़ थी और मज़ा भी आया करने में। और इससे मेरा एक पेपर रुकते रुकते भी रह गया ऑडिट का ही कि मैं क्वेश्चन आधा पढ़ के जो है मैंने आंसर लिखना शुरू कर दिया था, और जब वो पूरा आंसर लिख दिया तो फिर मैंने क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ी कि आपने जो ये केस पढ़ना है और इसमें से बताना है कि ये क्या होगा। तो एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, आपको ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेडी कर रहा है। जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या पेपर आता है कि जिसमें केस स्टडी है, और ये मुझे अभी मैं जब वहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मुझे इस चीज़ में हेल्प मिली है कि अगर आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि आपको इसमें किस तरह डील करना है। ऑडिट से मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि शायद रियल लाइफ में ऐसी एप्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो ही रियल लाइफ में अप्लाई होता है। मैंने सोचा यार कौन इस तरह ये अकाउंटिंग शीट्स मेंटेन होती होंगी और इस तरह ऑडिट होता हो, लेकिन अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रोफेशनलिज्म इससे बहुत ज़्यादा इनकरेज होगा कि आप जो है वो केस स्टडी वाले पेपर जो दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं SSC की तरफ से या इंडिपेंडेंटली, तो सेल्फ स्टडी काफ़ी आसान हो गया स्टूडेंट के लिए? बहुत ईजी है सर। अगर मेरे हिसाब से अगर किसी का बैकग्राउंड ऐसा है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, चले एक इसको और थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तो उसको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में तो नहीं है सर, क्योंकि मैं खुद जो भी पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे ट्यूटर थे, जैसे मैंने बताया वो खुद स्टूडेंट थे तो वो इग्नोर कर देते थे, लेकिन मैं वो ढूंढ के पढ़ता था। और मैं ढूंढ के कैसा कि यूट्यूब, अब तो यूट्यूब ऐसा हो गया कि आप यकीन करें सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फाउंडेशन के लिए तो किसी ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पूरा फाउंडेशन यूट्यूब पे है और बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड हो, क्योंकि इन कोर्सेज में ऐसी कोई चेंजेस आती नहीं है, क्योंकि तो बिल्कुल बेसिक है। जैसे मैंने आपको टैक्स की एग्जांपल दी थी कि उसमें तो रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो बच्चा अगर चाहे यूट्यूब से फाउंडेशन तो पूरा क्लियर कर सकता है ईजिली। आप क्या रिकमेंड करेंगे आज के स्टूडेंट को, अगर कोई 0 से ACCA स्टार्ट कर रहा है तो क्या रोड मैप होना चाहिए उसके लिए? सर सबसे पहले तो जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा, पहले तो वो अपना वो देखे बैकग्राउंड के, भाई आपने इस प्रेशर में ना करे ACCA ज्वाइन किया, मेरी परसेंटेज इंटर में कम है तो अब मैं क्या करूँगा। इसमें इस प्रेशर में आके वो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये एक एक्सपेंसिव पढ़ाई है, फिर इसका कोई प्रॉपर इस तरह कॉलेज वगैरह तो होता नहीं है, तो आपने जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट हमारे हैं इसी में एडमिशन लें। तो वो कोशिश ये करे कि पहले तो इसकी पहले पूरी जर्नी को समझे कि भाई मैं ये मेरे पेपर्स होंगे और इस तरह मुझे अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आपको जो है वो बहुत सारे इवेंट्स है और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 11 बजे सोएं और सुबह 6 बजे उठें और दिन भर पढ़ें, तो अगर आपका उसके बाद भी ACCA का पेपर ना निकले तो फिर आप में कोई इशू है।
तो कोशिश ये करे कि वो एक तो रोड मैप ऐसा ले, और दूसरी बात ये जब मैंने FA1 अपनी आपको जर्नी बताई कि पहले वो फाइनेंशियल वाले सारे पेपर दे। इससे ये होता है कि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है। एक तो अगर आप F3 पढ़ लोगे तो आपके लिए FA1 बहुत ईजी हो जाएगा। फिर मैनेजमेंट साइड पर दोनों साथ लेके चलना, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि पहले वो फाइनेंशियल्स के सारे पेपर दे दे रिपोर्टिंग के, उसके बाद फिर मैनेजमेंट के पेपर दे, ताकि उसके लिए वो एक ही बात पे एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा हो, एक ही चीज़ उसको समझना पड़ेगी। फिर वो दो मैनेजमेंट में जाएगा तो फिर सिर्फ मैनेजमेंट को निकालेगा ईजी हो। वैसे मेरी नज़र में तो खैर इतना मुश्किल नहीं है। सही। अच्छा, स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी के दरमियान क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में वो सीखा वो यही सीखा कि हार्ड वर्क जो होता है ना वो टैलेंट को बीट कर देता है। मेरा भाई है माशाल्लाह से, वो इंटेलिजेंट था तो उसने CA क्वालिफाई करा, लेकिन मैं इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग था। तो जो भी हार्ड वर्किंग होगा उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इवन अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे कोई कल ऐसी कोई बात हिट कर जाती है कि मुझे कोई आके ऐसा बंदा बोलते कि भाई तुम तो CA कर ही नहीं सकते, तो शायद मैं ये भी शुरू करके वो भी ख़त्म कर दूँ। लेकिन हार्ड वर्क जो है वो सब चीज़ों को बीट कर सकता है। तो हार्ड वर्क, हार्ड स्टडी, आप स्मार्ट स्टडी से मुराद ये है कि भाई आप ACCA वैसे भी बहुत स्मार्ट स्टडी है। आप कंप्यूटर बेस्ड वो आपको जो है वो रेडी कर रहा है, वो आपको उसी में ही एक्सेल से रिलेटेड भी आपका पेपर है जिसमें आप एक्सेल शीट पे सारा काम कर रहे हैं। तो वो आपको ऑलरेडी जो है वो इतनी आपकी जर्नी में हेल्प कर देता है ACCA की अपनी क्वालिफिकेशन, कि आप स्मार्ट स्टडी की तरफ खुद ही चले जाएंगे, लेकिन बस आपने जो है वो कंसिस्टेंट रहना है। कौन से ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे स्टूडेंट्स को हर सूरत बचना चाहिए? सर एक तो सबसे पहले ये कि सिर्फ टीचर पे रिलाय ना करें। सिर्फ अगर वो ये सोचेगा कि मेरे टीचर ने मुझे सब कुछ पढ़ा दिया तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ACCA ऐसी स्टडी है जो मतलब जिस पे कंटिन्यू काम हो रहा है। जैसे अभी आपने को पता होगा 2027 से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो AI वगैरह को भी इसमें मर्ज कर रहे हैं। तो क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, और फिर ACCA ने आपको एक फ्री में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मतलब आप अगर इसमें इनरोल हो चुके हैं, जो आपकी फ़ीस चली गई 1 टाइम सब्सक्रिप्शन की, तो आपके पास पूरा साल उनकी जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर के लिए रेलिवेंट है उसका स्टडी हब में आ रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप टीचर से सही है, आपने उर्दू में मैंने भी इसमें लेक्चर्स दिए हैं, आपने चीज़ें सीखनी है, तो उसके बाद आप एक दफ़ा उसको स्टडी हब से ज़रूर क्रॉस चेक करें कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वो मेरे पेपर के लिए रेलेवेंट हैं। क्योंकि ACCA का जो स्टडी हब है वो भी अपडेट हो रहा होता है। मतलब उन्होंने ये लिखा होता है कि जैसे अगर अभी जून अटैम्प आ रही है तो उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ होगा कि ये सितंबर अटैम्प के लिए ये कोर्स वैलिड है, उसके बाद हम चेंज करेंगे। अब वो हर 2-3 महीने बाद चेंज कर रहे हैं, और एक ट्यूटर जो है वो 2019 के बाद से चेंज नहीं कर रहा। तो फिर ये तो है। कोई भी अगर तालीम है या कोई भी एजुकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है, अगर वो खुद अपने को अपडेट करे तो टीचर को तो अपडेट एग्जैक्टली सर। एक चीज़ और भी है कि हमारा कुछ स्टूडेंट्स का भी इशू है। लाइक जब मैंने ACCA क्वालिफाई करा तो मैंने क्योंकि मैं नॉर्मली सारे जो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं ACCA के उनसे मैं बैन हूँ, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बहुत बोलता था, तो उन्होंने मुझे वहाँ से ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने एक फेक ID बनाई कि अब मैं कुछ मेरा क्वालिफाई हो गया, चलो मैं बच्चों की हेल्प करता हूँ। तो जब मैंने पोस्ट लगाई तो उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो ऐसे थे कि मुझे लग रहा था शायद मैंने उनसे फीस मांगी। मैं उनकी फ्री काउंसलिंग करना चाह रहा था कि यार आप जो है वो इस तरह जाएंगे तो आपके पेपर निकल जाएंगे, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये किसी के पेड प्रमोशन करने के लिए आया है। तो इसके बाद मैंने सोचा यार कि हमारी जो थोड़ी अवाम है ना, उनको भी अगर आप फ्री में गाइड करने जाएंगे, उनको लगता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस नहीं है तो वो यूजलेस है, अगर उसकी प्राइस अच्छी है, अगर वो महंगा कोर्स है तो जो है उसकी बहुत वैल्यू है। प्रेशर और एक्सपेक्टेशन कैसे हैंडल करते हैं? शुरू में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कभी जॉब करी नहीं थी, तो उस वक्त तो स्टार्ट में थोड़ी चीज़ें मुश्किल थी। एक प्रेशर भी था कि किस तरह मैनेज होगा, किस तरह मैं अपने से छोटी एज वाले बंदे को यस सर जी सर करूँगा। लेकिन विद इन 6 मंथ्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, प्रेशर भी हैंडल करना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सीनियर्स भी अच्छे हैं फर्म में जो हैं, और सबसे बड़ी बात पेशेंस आपको जॉब सिखा देती है, तो वो अब मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी हो जाए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से, कंक्लूजन ही है ये पूरे पॉडकास्ट का। एक कंसिस्टेंसी कितना अहम रोल प्ले करती है वर्सेस मोटिवेशन? जैसे मैंने आपको अभी इसी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट ये बताया कि अगर आपका दिल नहीं जा रहा कि आज मैं नहीं पढ़ूँगा, अब 2021 में जब मैं छोटा था या 20 एज का था, उस वक्त अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैं नहीं पढ़ता था। इसी चक्कर में मुझे 8 साल लग गए ग्रेजुएशन। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा, तो अगर आपको ACCA या CA के आप स्टूडेंट हैं, या ऐसी आप कोई भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ों के, तो फिर आपने थोड़ा बहुत तो करना है उस दिन, ताकि आपको फिर कंपैरिजन रहे कि आज मैंने, जब आप कुछ ना करना चाह रहे होंगे और कुछ करेंगे, तो वो जो 90 ड्रॉप्स में क्वेश्चन वाली एग्जाम्पल है कि कुछ ना कुछ बंदे को करता रहना चाहिए कि अगर मेरा आज दिल नहीं चाह रहा या किसी भी रीज़न की वजह से आज मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं उसको थोड़ा सा कवर कर लूँ।
तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है। अच्छा, उन स्टूडेंट्स को जो आपकी तरह 7-8 साल फंस गए ग्रेजुएशन में या कुछ भी मिसहैप किसी के साथ हो गया और वो आज खोए हुए हैं, क्या एक सलाह देना चाहेंगे? सर सलाह यही है कि अपने ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि अगर मैं अपने आप को आज से 2-3 साल पहले देखता हूँ तो ACCA तो बहुत दूर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था उस चीज़ को, मुझसे जियोलॉजी का पेपर नहीं निकल रहा था। तो अगर आपको अपने अंदर बिलीव है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है शायद मैं और जल्दी कर सकता था, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो अपने ऊपर जो है वो बिलीव रखे और मोटिवेटेड रहे कि हाँ यार, अगर कुछ आपने सोचा है तो उसको कंप्लीट करके ख़त्म कर, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, मुझे तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।